एक बार की बात है, एक छोटी से गांव में एक किसान अपनी 2 पत्नियों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी उम्र के साथ बदसूरत होती जा रही थी, इसीलिए उसने दूसरी खूबसूरत महिला से शादी कर ली। उसकी पहली पत्नी का नाम स्टेला और दूसरी का नाम बेला था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। ये जीवन अपनी धारों के साथ आगे बढ़ता जाता है। दिन और रात आगे बढ़ रहे थे। साल और साल बीत गए और फिर एक दिन आया जब बेला को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व होने लगा और वो स्टेला के प्रति कुंद, अहंकारी और बुरा व्यवहार करने वाली बन गई। मेरे मेकअप किट को किसने छुआ? अरे क्या हुआ, मैंने कल इसका इस्तेमाल किया था, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है। वाह, मुझे लगा तुम भिखारी हो, लेकिन तुम तो चोर भी हो। स्टेला के गालों पर 2 आंसू छलक पड़े। तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो बेला? मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बेला गुस्से में थी और फिर वो बोली, क्या कहा तुमने? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अब तुम देखो कि मैं और क्या कर सकती हूँ। और फिर एक रात, स्टेला, तुम क्या कर रही हो? आपने मुझे बुलाया? उफ, तुम नहीं, मेरा मतलब है बेला। दोनों नाम एक जैसे हैं और कई बार मैं भ्रमित हो जाता हूँ। स्टेला ने नाराजगी महसूस की और फिर कहा, बेला अपने कमरे में मेकअप कर रही है, तुम बताओ क्या काम है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ? अरे वाह, तुमने मुझे कुछ देर के लिए दूर क्या पाया? तुम तो मेरे बारे में भला बुरा कहने लगी। नहीं बेला, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं कह रही। अच्छा ऐसा है, मैंने अपना काम अधूरा छोड़ दिया था और मैं अपनी मेकअप करने में बिजी हो गई थी, तो तुम क्या मेरी बुराइयां करोगी? नहीं बेला, तुमने कुछ गलत सुन लिया है। हाँ, मैं तो मूर्ख हूँ, गलत समझती हूँ। आपस में झगड़ना बंद करो स्टेला, रात का खाना परोसो। स्टेला रसोई की ओर चली जाती है। ओह बेला, मेरी प्यारी खूबसूरत पत्नी, तुम उससे क्यों झगड़ती हो? उस बदसूरत को नजरअंदाज कर दो। अब ध्यान से सुनो, कल सुबह मैं काम के सिलसिले में पास के गांव जा रहा हूँ। मैं रात को वापस आऊंगा। मैं जाऊं तो बस सुनिश्चित कर लेना, मुझे स्टेला का बदसूरत चेहरा नहीं दिखना चाहिए। उसे बस किसी काम में व्यस्त रखना। मैं वहाँ मेले का भी दौरा करूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे वाह, तो मेरे लिए सोने के गहने लाना मत भूलना। स्टेला भी वहाँ आ जाती है। जब किसान उसकी तरफ देखता है तो उसका चेहरा उदासी से भर जाता है। और आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस आप जल्दी घर आइएगा। आपकी सुरक्षा ही मेरे लिए सबसे अहम है। ये सुनकर बेला गुस्से से बुरी तरह से भड़क जाती है और फिर कहती है, अरे तुम भी, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास अच्छा कहने के लिए। तुम दूसरों के काम में दखल देना बंद कर दो। काम ठीक से करो, सारा काम शाम तक पूरा कर दो। हाँ बेला। स्टेला को बहुत बुरा लगता है और वो अपने काम करने चली जाती है। काम करते समय वो इसके बारे में सोचती रहती है, मेरे लिए इस घर को जल्द से जल्द छोड़ देना ही बेहतर है। खैर, अब किसी को मेरी परवाह भी नहीं है। मैं यहाँ क्यों रहूं? लेकिन मैं कहाँ पर जाऊं? मेरा कोई और नहीं है, बस मेरे पति के अलावा। लेकिन मुझे यहाँ घुटन होती है। मुझे जंगल में चले जाना चाहिए, बाकी का जीवन वहीं गुजारना चाहिए। कम से कम उसके बाद मेरी किसी को परवाह तो नहीं होगी और ना ही कोई मेरी बुराई करेगा। उसी रात स्टेला घर से निकलती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। वो सुबह सूर्य निकलने तक एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसे एक पुराना पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के चारों ओर बहुत सारे पुराने पत्तों का ढेर होता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे इस पेड़ के आसपास कितनी गंदगी है, मुझे इसे साफ करना चाहिए ताकि पेड़ सांस ले सके। और फिर वो तेजी के साथ सफाई करती है। तुम कौन हो मेरी बच्ची? मैं स्टेला हूँ, मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया। ठीक है मेरी बच्ची, तुम्हें उस ओर चले जाना चाहिए ताकि तुम्हारा दुख समाप्त हो जाए। वो ठीक उसी रास्ते पर चली जाती है
और वो देखती है कि वहाँ एक केले का पेड़ है और उसके फलों के कारण वो बुरी तरह से मुड़ा हुआ है। अरे, इस पेड़ को तो सहारे की जरूरत है, कैसे इसकी मदद करूँ? हाँ, मुझे इसे सहारा देने के लिए कुछ करना चाहिए। और फिर वो उसकी मदद करती है। अरे वाह, धन्यवाद। तुम्हें इस ओर जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें एक जादुई झील मिलेगी। बस उसमें एक बार तुम डुबकी लगाओगी, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। धन्यवाद पेड़। इसीलिए वो उस रास्ते पर चली जाती है और जल्दी ही उसे एक जादुई झील दिखाई देती है। और जैसे ही उसमें डुबकी लगाती है, वापस तैरकर किनारे पर आती है, वो एक युवा और सुंदर युवती में बदल जाती है। वो खुश होती है और आभारी होती है और इसीलिए वो केले के पेड़ के पास लौट आती है। आप अच्छी और दयालु व्यवहार वाली हो, इसलिए आप इसके लायक हो। मेरी एक शाख तोड़ लो और जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इस शाख से मनचाहा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करोगी। अब तुम अपने घर लौट जाओ और सुख से रहो। धन्यवाद पेड़। जैसे ही वो बूढ़े पेड़ के पास से गुजरी, वो उसे कुछ कहकर रोक देता है। मेरी बच्ची, तुम एक अच्छी दिल वाली इंसान हो। ये जादुई बर्तन तुम्हारे लिए है, तुम इसे ले लो और जब भी तुम इसके अंदर हाथ डालोगी, इसमें से कीमती गहने, बढ़िया कपड़े और हीरे निकल आएंगे। अपने घर वापस जाओ और अपना जीवन जियो। जल्दी ही स्टेला घर लौट आई और जैसे ही बेला ने देखा, उसने कहा, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला और तुम फिर से जवान और सुंदर कैसे बन गई? स्टेला ने उसे सब कुछ बताया और कहा, तो बहन, यही है मेरी कहानी। अब तुम चाहो तो बहन तुम भी जाकर ले लो। मैं तुम्हारी तरह भिखारी नहीं हूँ। अब मैं जंगल में खुद जाऊंगी और सब कुछ देख लूंगी अपने आप। अब वो जंगल में चली जाती है। जल्दी ही उसे वो पुराना पेड़ दिखाई देता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकती और सीधे केले के पेड़ की तरफ चली जाती है, जो बहुत ही मुड़ा हुआ और झुका होता है। अरे सुनो, वो जादुई झील कहाँ है? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। अभी मेरी समस्या नहीं है, तुम बताओ कि वो जादुई झील कहाँ है, नहीं तो मैं खुद तुम्हें तोड़ दूंगी। और फिर वो आगे के रास्ते की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ जादू की झील होती है। वो उस झील में डुबकी लगाती है और फिर वो पहले से ज्यादा सुंदर हो जाती है। लेकिन वो लालची होती है और फिर कहती है, अगर एक डुबकी से मैं इतनी सुंदर हो गई हूँ तो क्या होगा, मैं एक डुबकी और लगा लूं। और वो डुबकियां लगाती जाती है और फिर उसके जैसा कोई बदसूरत नहीं था। वो बुरी से और बुरी होती जाती है और वो बूढ़ी दिखने लगती है। क्या लगाती जाती है, वो बुरी से और बुरी होती जाती है और जल्दी ही वो 100 साल की बूढ़ी जैसी दिखने लगती है। और फिर डुबकियां लगाते लगाते वो वहीं मर जाती है। एक बार फिर किसान वापस अपने घर आता है। वो स्टेला को देखता है और जब उसे बेला नजर नहीं आती है तो वो बहुत खुश होता है कि अब वो चली गई है। और उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी समाप्त हुई। कि एक सम्राट के समय की है। इस सम्राट के पास एक अद्भुत राजमहल था और राजमहल का सबसे सुंदर हिस्सा था उसका हरा भरा बगीचा, जो हर तरह के फूलों से भरा हुआ था। उनमें से कुछ फूल धरती पर कहीं भी नहीं पाए जाते थे, वो सिर्फ इस बगीचे में ही पाए जाते थे। माली उन्हें छोटी छोटी घंटियों से सजाता था। बगीचा इतना बड़ा था कि अगर ऊपर से देखा जाए तो वो जंगल तक फैला हुआ नजर आता था। जंगल से एक नदी बहती थी और उसके पास ही एक बुलबुल का घोंसला था। बुलबुल इतना मीठा गाती थी कि उसका गाना सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। ये राज्य बहुत नामचीन होने के कारण लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते थे। लेखकों ने इस राज्य के बारे में बहुत कुछ लिखा था और ज्यादातर लोगों ने बुलबुल और उसके गाने के बारे में भी लिखा था। ऐसी ही एक किताब एक दिन राजा ने खुद पढ़ी। बुलबुल के बारे में पढ़ते ही वह सोच में पड़ गया। हमारे राज्य का ये कौन सा पंछी है? शायद इसके बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं। उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। मैं ये क्या पढ़ रहा हूं मंत्री जी?
हमारे राज्य में कोई एक पंछी है जिसे बुलबुल कहते हैं, जो बहुत सुंदर गाती है, जिस कारण उसे इस प्रदेश का सबसे सुंदर जीव माना जाता है। हमने इसके बारे में पहले सुना कैसे नहीं? मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना है महाराज। जाकर ढूंढिए उसे और उससे विनती कीजिए कि आज शाम मेरे सामने दरबार में गाए। महाराज, यह बड़ी प्रशंसनीय बात है कि लेखकों ने एक पंछी को अपने मन मुताबिक जीव के हिसाब से लिख दिया, लेकिन असलियत में ऐसा कोई पंछी है ही नहीं महाराज। नहीं, यह किताब मुझे भारत के राजा ने भेजी है। इसमें लिखा हुआ कुछ भी झूठ नहीं हो सकता। हमें बुलबुल का गाना सुनना है। उसे शाम तक हमारे पास लाइए, वरना पूरे राज्य को सजा मिलेगी। जैसा आप कहे महाराज। ऊपर नीचे दाएं बाएं महल में मिलने वाले हर इंसान से प्रधानमंत्री ने पूछा, लेकिन किसी ने भी बुलबुल के बारे में सुना नहीं था। उससे जो भी मिलता उसे उसने पूछना जारी रखा। अंत में वो एक छोटी लड़की से मिला। बुलबुल, हाँ मैंने उसे देखा है, मैंने उसे गाते हुए भी सुना है। वो नदी के पास रहती है। वो दोनों जंगल के उस इलाके में पहुंच गए जहाँ वो आमतौर पर गाया करती थी। बुलबुल ने गाना शुरू किया। तब छोटी लड़की ने कहा, देखिए उधर देखिए, ये वही पंछी है। मैंने इससे बेहतर धुन इससे पहले नहीं सुनी। जब महाराज सुनेंगे तब वो बहुत खुश होंगे। राजमहल आ जाओ मेरी प्यारी बुलबुल। महाराज ने तुम्हें गाना सुनाने की विनती की है। महाराज की विनती मेरे लिए सम्माननीय है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बुलबुल को साथ लेकर वो राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल को भव्यता से सजाया गया था और सुंदर रूप से चमकाया गया था। हर दरबारी और सरदार वहाँ मौजूद था। बुलबुल के बैठने के लिए खास तौर पर सोने का खंबा बनाया गया था। बुलबुल उस पर बैठ गई और उसने गाना शुरू किया। उसका गाना इतना मनमोहक था कि महाराज की आंखों में आंसू आ गए। मेरी हीरे की अंगूठी बुलबुल के गले में पहना देनी चाहिए। नहीं महाराज, मुझे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है। आपको मेरा गाना पसंद आया, यही मेरा इनाम है। महाराज ने आदेश दिया कि बुलबुल राजमहल में ही रहेगी। एक सजाया हुआ सोने का पिंजरा उसके लिए तैयार किया गया। उसे दिन में 2 बार और रात को 1 बार उड़ने की इजाजत दी गई। उसके साथ 12 सैनिक और उसके पैर पर लाल कपड़ा बांध दिया गया था। इस वजह से बुलबुल के उड़ने की इच्छा मर गई। ऐसा कुछ हफ्तों तक चलता रहा। एक दिन किसी ने महाराज को एक बक्सा भेजा जिस पर बुलबुल उकेरा हुआ था। लगता है बुलबुल के बारे में एक नई किताब लिखी गई है। फिर भी उस बक्से में किताब नहीं थी। बक्से में एक हीरों से जड़ी हुई बुलबुल थी और जब उसकी पूंछ खींची जाती तब वो असली बुलबुल की तरह ही गाती। क्या बात है। चलो अब इन दोनों को एक साथ गवाते हैं। दोनों बुलबुलों को एक साथ गवाया गया, लेकिन उनकी इकट्ठा आवाज अच्छी नहीं लग रही थी। असली बुलबुल जो चाहे वो गा सकती थी और नकली बुलबुल बस उतना ही गा सकती थी जितनी धुनें उसमें पहले से डाली हों। उतने ही धुनें गाने की नकली बुलबुल की क्षमता थी। उसकी आवाज बिल्कुल असली बुलबुल की तरह थी। वो बहुत आकर्षक दिखती थी, जिसका कारण उसके गहने ही थे। बाद में महाराज ने असली बुलबुल का गाना सुनने की इच्छा जताई। बुलबुल को क्या हुआ? उसे जाते हुए किसी ने देखा? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को नहीं पता कि वो कहां है? ऐसा लगता है कि वो राजमहल छोड़कर गई है। हर कोई संतुष्ट था क्योंकि उनके पास नकली बुलबुल थी, जिसे उन्होंने फिर से सुना और उसके गानों का आनंद लिया। भारत के राजा से मिले इस उपहार से हम बहुत खुश हैं। मंत्री जी, अगले रविवार को एक समारोह का आयोजन कीजिए। हम चाहते हैं कि इस बुलबुल का सुंदर गाना पूरा राज्य सुने। जैसे आपकी इच्छा महाराज। आने वाले रविवार को बुलबुल के गाने का समारोह रखा गया था। हर किसी ने उसका आनंद लिया। वाह, यह बहुत बढ़िया है, लेकिन असली बुलबुल की तरह नहीं है। जब वो गाती थी तब आंखें भर आती थी,
नकली बुलबुल को महाराज के कमरे में उनके पलंग के पास रखा गया। महाराज सोने से पहले उसके गाने सुनते थे और उन्होंने उसे शाही गायिका की उपाधि प्रदान की। फिर भी एक रात को जब बुलबुल महाराज के लिए गा रही थी, तब उसके अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। अगली सुबह महाराज ने उसे घड़ी साथ से ठीक करवाने की कोशिश की। देखिए महाराज, मैंने गहराई से इस यंत्र की छानबीन की है। मैं इसे ठीक करूंगा तो इसके सारे गाने बंद हो सकते हैं। मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये फिर कभी गा नहीं सकेगी। कई साल गुजर गए। महाराज बीमार हो गए और उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। महाराज, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? आपके लिए क्या लाऊं? महाराज ने कुछ नहीं कहा। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो कुछ और नहीं बोल पा रहे थे सिवाय गाओ, गाओ मेरी प्यारी बुलबुल, गाओ। लेकिन बुलबुल तब भी चुप रही। महाराज की खिड़की के बाहर से आने वाली गाने की आवाज से महाराज चौंक गए। महाराज का चेहरा खुशी और उम्मीद से खिल उठा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, तब उन्होंने देखा कि असली बुलबुल उनकी खिड़की में बैठी थी। तुम वापस आ गई। गाओ, गाओ मेरी प्यारी बुलबुल। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बुलबुल। तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, लेकिन आज वापस लौटकर तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? महाराज, आपने मुझे पहले ही पुरस्कार दिया है। जब मैंने पहली बार आपके सामने गाया, तब आपकी आंखों से आंसू आए थे। किसी कलाकार के लिए उससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है। हमेशा मेरे साथ रहो मेरी प्यारी बुलबुल। जब तुम्हें लगे तब तुम गाओ। मैं तुम्हें गाने के लिए आदेश नहीं दूंगा। नहीं, नहीं महाराज, ये राजमहल मेरे लिए बहुत बड़ा है। आपसे मिलने की इच्छा होगी तब मैं यहाँ आ जाया करूंगी। मैं यहाँ पास में ही घोंसला बना लूंगी और जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी और आपके लिए गाऊंगी। मैं मेरे गीत के माध्यम से आपको पूरे राज्य के बारे में बताऊंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। इतना बोलकर बुलबुल वहाँ से उड़ गई और महाराज को समझ में आया कि हमें कभी किसी भी पंछी को कैद नहीं करना चाहिए। उन्हें भी उनकी मर्जी से जीने का अधिकार है। किसी को भी किसी को गुलाम बनाने का अधिकार नहीं है और आजादी से उड़ने वाले, पेड़ों पर जंगलों में गाने वाले पंछी ही अच्छे दिखते हैं। समाप्त। एक बार की बात है, दूर एक राज्य में राजा रॉबर्ट अपनी प्यारी रानी मारिया के साथ रहते थे। राजा को उसके पूरे राज्य ने दयालु होने के लिए प्यार किया था, लेकिन उसकी रानी इतनी पसंद नहीं थी क्योंकि वो बहुत उतावली थी। तुम मेरे बालों को बांधने में बहुत समय ले रही हो। मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल हेयर स्टाइल है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे यूं कहो, इसी समय निकल जाओ इस महल से। ओ मारिया, आपने ऐसा क्यों किया? वो बहुत कोशिश कर रही थी। ना भी अच्छा काम नहीं करती। आपको धैर्य रखना चाहिए मेरे प्रिय। कभी कभी रानी का ये उतावलापन शांति को भंग कर देता। बेचारा राजा उसके द्वारा बनाई गई समस्याओं को ठीक करने का ही प्रयास करता रहता। यहाँ मारिया, ये शायद आपको बहुत पसंद आएगा। लिली के फूल मुझे पसंद है, लाओ उन्हें अब मुझे दे दो। राजा रॉबर्ट सोच में डूबा रहता कि वो कैसे अपनी पत्नी को धैर्य रखना समझाए। एक दिन वो मारिया के बारे में सोचता हुआ अपने महल के आंगन में टहल रहा था। समझ नहीं आ रहा है, वो पहले बहुत अच्छी और दयालु थी, मुझसे शादी करने से पहले। ये सोचते हुए राजा रॉबर्ट ने पानी में कुछ तैरते हुए देखा। वो क्या है? एक बच्चा? तुम यहाँ कैसे आए? ओ बेचारे बच्चे, चलो तुम्हें घर ले चलें। अब ये रॉबर्ट कहाँ रह गए? कितने समय के लिए बाहर चले जाते हैं। देखो मारिया, मुझे एक बच्चा मिला, ये पानी में बह रहा था। बच्चा? लेकिन ये कैसे हुआ? देखो, एक पत्र। जिस किसी को भी मेरा बच्चा मिले,
कृपया उसकी देखभाल करना। राजा और रानी हैरान थे। इस प्यारे बच्चे की जिम्मेदारी का उपहार स्वीकार किया। राजा ने छोटी बच्ची को प्यार किया और उसे महल में ले जाने का फैसला किया। आपका नाम होगा डायना। डायना इतनी प्यारी और बहुत सुंदर बच्ची थी और जल्दी ही कुछ वर्षों में वो एक प्यारी युवती बन गई। महल में एक विशेष जादुई मुकुट भी रखा हुआ था, लेकिन ये कई सालों से चमका नहीं था। एक दिन डायना पूरे महल में देखने लगी। घूमते घूमते वो उस वर्जित जगह पर भी आ गई। वाओ, ये स्थान निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। ओह, ये विशाल द्वार क्या है? उसने जाकर रहस्यमय दरवाजे को धक्का दिया। ओह, ये बहुत भारी है। यहाँ ताज क्यों है? और जैसे ही वो उसके करीब गई, अचानक ताज चमकने लगा। मैं इसके बारे में माँ और पिताजी को बताऊंगी। डायना, तुम्हें वहाँ से दूर रहने को कहा गया था। लेकिन वहाँ एक ताज है और वो चमक रहा है। चमकदार? चमक रहा है? ओह, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़े बड़े हो जाओ फिर बताऊंगा। राजा खुश था, लेकिन उसकी रानी ताज को लेकर क्रोधित थी। उस रात वो महल से बाहर निकली और एक चुड़ैल को देखने गई जिसे वो जानती थी। चिंता मत करो, बस ये अंगूठी अपने पति की उंगली में रख देना और उसके अंदर के जादू से वो डायना से नफरत करेगा। मारिया ने सिर हिलाया और जल्दी ही महल से बाहर आ गई और अगले दिन उसने वो अंगूठी राजा को पहना दी। और अगले दिन जब वो जागी, पिताजी, माँ, मैंने आपके लिए केक बनाया है। किंग रॉबर्ट ने डायना को देखा और जादू काम करने लगा। जादू ने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया। डायना, ओह, मुझे माफ कर दे, मैं बस अपना बनाया केक चखाना चाहती थी। ये बहुत नमकीन है। क्या? नहीं, ये तो मीठा है। अंगूठी के जादू से राजा को मीठा केक भी खराब और कड़वा लगने लगा और उनका प्यार खत्म होने लगा। ऐसे ही एक दिन अकेले में डायना उस कमरे में गई जहाँ पौराणिक मुकुट पड़ा हुआ था। ये ताज बहुत सुंदर है, ये मुझ पर कैसा दिखेगा? मैं केवल योग्य द्वारा पहना जाऊंगा। कौन हो तुम? मैं पौराणिक ताज हूँ। जो कुछ भी जानना चाहते हो पूछो। ओह, अच्छा। मैं बस एक बात जानना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ताज ने डायना को जादू की अंगूठी के बारे में सब बता दिया। इसीलिए मेरे पिता मुझसे नफरत नहीं करते, वो सिर्फ एक मंत्र है। पर मेरी माँ? ताज तुम्हारी माँ नहीं, चुड़ैल चाहती है। आपकी माँ अधीर है, लेकिन वो अभी भी एक अद्भुत दयालु महिला है। मुकुट ने डायना से कहा कि वो चुड़ैल अपनी शक्तियों के माध्यम से शासन करना चाहती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत जोखिम भरा था। इसीलिए उसने मैरी के माध्यम से ये सब करना चाहा। लेकिन हम माँ के जादू को कैसे तोड़ें? रानी को धैर्य रखना सीखकर इसे स्वयं तोड़ना होगा। फिर डायना ने कुछ सोचा। मेरी माँ को लिली बहुत पसंद है। हो सकता है अगर वो उन्हें उगाए तो उसके साथ उन्हें धैर्य रखना भी आ जाएगा, जादू टूट जाएगा। लेकिन मैं उन्हें कैसे लाऊं? मुझसे पूछो और तुम इसे मेरे जादू से प्राप्त करोगी। मुकुट के जादू के साथ डायना ने सुंदर गुलाबी लिली का एक बगीचा बनाया। लेकिन जल्द ही रानी ने इसकी देखभाल के लिए बागवानों को नियुक्त कर दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब मारिया अगली बार बगीचे में आई तो उसने कुछ फूलों को मुरझाते हुए देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गई और बागवानों पर चिल्लाई, अगर तुमसे देखभाल नहीं होती तो खुद इसकी देखभाल करूंगी। और डायना की खुशी के लिए रानी को अब हर दिन बगीचे में काम करते हुए देखा गया। लिली के लिए मारिया का प्यार इतना अधिक था कि वो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करती थी। फूलों के प्रति धैर्यवान होने के कारण वो शीघ्र ही दूसरों के प्रति भी धैर्यवान हो गई। डायना ने जल्द ही मारिया में बदलाव देखा और एक दिन उसने उससे कहा,
माँ, क्या अभी तक लिली नहीं खिली है? अभी नहीं, लेकिन मैं तब तक खुश हूँ जब तक वो स्वस्थ हैं। वो अपने समय पर खिलेंगे। तभी रानी बेहोश हो गई। जादू टूट गया था और जब रानी जागी तो वो बिल्कुल ठीक थी। सबसे पहले उसने अपने पति की उंगली से वो जादुई अंगूठी निकाली। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था वो राजा को बिल्कुल याद था। मैं अपनी प्यारी डायना के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था? मेरे पास आपके लिए कुछ है। डायना ने ताज उठाया और रानी के सिर पर रख दिया, जो तेज चमक रहा था। ऐसा लगता कि आप दोनों ताज के योग्य हैं। मुझे लगता है कि डायना के पास ये ताज होना चाहिए। वो वास्तव में इसके योग्य है, क्योंकि उसके धैर्य ने हम सभी को बचा लिया है। और इसलिए राज्य में एक बार फिर आनंद ही आनंद था। राजा बहुत खुश हुआ। डायना हमेशा की तरह प्यारी बन गई और उसने सभी को सिखाया कैसे धैर्य एक बहुत बड़ा मूल्य है। लोगों की सराहना करना सीखते हैं और उन्हें अपने समय में कार्य करने देते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। कहानी खत्म हुई। लियाना एक 10 साल की सुनहरे बाल और प्यारी मुस्कान वाली लड़की अपने आसपास खुशियां बिखेरती थी, लेकिन उसके माँ बाप नहीं थे। वो अकेली थी, इसलिए उसे अनाथालय ले जाया गया। यही अनाथालय उसका इकलौता घर था। कुछ समय बीतने के बाद उसकी अमीर मौसी उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हो गई। पॉलियाना ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि उसका नया घर छोटा सा नहीं बल्कि एक बड़ी हवेली थी। नैन्सी, इस लड़की का सामान ऊपर अटारी में डाल दो। मुझे घर लाने के लिए शुक्रिया। हाँ, ऐसी परिस्थिति में मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब फटाफट नैन्सी के साथ अपने कमरे में जाओ और गुम मत जाना। बहुत प्यारा है ये। सच में? हाँ, ये पूरी हवेली प्यारी है। और तुमने देखा, इस सुंदर खिड़की से पूरा आंगन दिखता है। मौसी ने मुझे हवेली का सबसे बढ़िया कमरा दिया है। इसे चीजों को एक तरफा देखना कहते हैं। यहाँ करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, सिवाय तुम्हारी मौसी के रास्ते में ना आने के। डिनर शाम के ठीक 6 बजे परोसा जाएगा। तुम्हें अगर एक पल भी देर हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। समझ गई तुम? जी मैम। थैंक यू मैम। कितना प्यारा घर मिला है मुझे। मॉम, डैड, आपको भी यहाँ बहुत अच्छा लगता। 6:02 हो चुके हैं। पॉलियाना, कहाँ हो तुम? पॉलियाना, पॉलियाना। डिनर 5 मिनट पहले ही शुरू हो चुका है। तुम्हारी मौसी जब तुम्हें पकड़ लेगी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। मुझे माफ करना, मैं जरा यहाँ खो गई थी। यहाँ की हर चीज बहुत सुंदर है। तुम लेट हो चुकी हो। मैं फूल और बादलों की खूबसूरती निहार रही थी। आपने बाहर देखा? आज कितना सुंदर दिन है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कुछ कानून है। पॉलियाना ने अपनी मौसी की नाराजगी पर ध्यान नहीं दिया और खाना खाने बैठ गई। पॉलियाना हर निवाले का मजा ले रही थी, लेकिन खाना खाते समय बहुत परेशान थी। उसकी आंटी उसे अटारी वाले बेडरूम में ले गई और अंदर बंद कर दिया। कल सुबह तक तुम्हें यहीं रहना है। सही तमीज सीखने के लिए थोड़ा सा वक्त लो। पॉलियाना को बेडरूम में छोड़कर उसकी मौसी ने दरवाजा बंद कर दिया। पॉलियाना को पहले बुरा लगा। मम्मी, ओह डैडी, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। मौसी को कुछ समझ में नहीं आता कि दुनिया को कितना कुछ देना पड़ता है। वो बस बुरा पहलू ही देखती है। आप मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। पॉलियाना ने देखा और बाहर झांकने के लिए आगे बढ़ी। वो एक प्यारी सी शाम थी। पॉलियाना ने अपनी खिड़की के बाहर देखा कि आंगन के फूलों के ऊपर पूनम का चांद और तारे चमक रहे थे। वाओ, बहुत सुंदर है, बिल्कुल तस्वीर की तरह।
मुझे यही तो चाहिए था। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। भले मैं मेरे कमरे में कैद हूँ, फिर भी मैं रात के आसमान को सराह सकती हूँ, जो शायद मैं कभी नहीं कर पाती। सच में मैं मौसी को ये दिखाने की कोशिश करूंगी कि जिंदगी में अच्छी चीजों की तारीफ करना और खुश रहना बुरा नहीं होता। मैं उसे दिखाऊंगी कि खुशियाँ क्या होती हैं। अगली सुबह आखिरकार नैन्सी ने पॉलियाना का कमरा खोल दिया। वो दोनों कुछ सामान लाने के लिए गांव में गईं। पॉलियाना दुकानों को देखकर और लोगों को इशारे से हेलो कह के खुश हो रही थी, लेकिन विशेष रूप से एक व्यक्ति ऐसा था जो उसके लिए सबसे खास था। वो सड़क पर खड़ा था, चिल्ला रहा था और किसी से कुछ नहीं कह रहा था। पॉलियाना ने उससे जोर से कहा, मैं पॉलियाना हूँ, आपका नाम क्या है? मिस्टर पेंडल्टन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर पेंडल्टन। शॉपिंग करने के लिए ये बड़ा प्यारा दिन है ना? बिल्कुल। पॉलियाना, इन्हें अकेला छोड़ दो, हमें माफ करना सर। हम फिर से मिलेंगे मिस्टर पेंडल्टन। वो दुकान की तरफ गए। खिलौने की दुकान के बाहर पॉलियाना जिमी से मिली। वो एक छोटा सा लड़का था। उसने अपने बॉल के साथ पॉलियाना को खेलने दिया, फिर वो तुरंत दोस्त बन गए। नैन्सी के साथ वापस जाते समय पॉलियाना ने एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा देखा। वो निराश और अकेला लग रहा था, तो उसने उसे ऊपर उठा लिया। मुझे लगता है इस छोटे से बिल्ली के बच्चे को घर चाहिए। पॉलियाना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मौसी को ये अच्छा लगेगा। हमें हर जरूरतमंद को अपना दयालुपना दिखाना चाहिए। घर वापस आते ही पॉलियाना ने अपनी मौसी को बिल्ली का बच्चा दिखाया। इसका नाम डेजी है। हम आवारा जानवरों को ऐसे घर में नहीं लेते, बेहुदापन है ये। लेकिन वो अकेली और भूखी है। मैं इसे अटारी में डाल दूंगी, फिर वो खिड़की से बाहर पंछी देख सकेगी और सूरज की रोशनी भी ले सकेगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो यहाँ है। हर हफ्ते नैन्सी पॉलियाना को साथ लेकर गांव में खरीदारी के लिए जाती थी। वो जितनी बार हो सके जिमी के साथ खेला करती थी। पॉलियाना ने पहली बार खुशियों का खेल जिमी को सिखाया। खुशियों का खेल बहुत आसान है। तुम किस कारण दुखी हो? मेरी माँ ने इस हफ्ते रोज रात को एक जैसा खाना पकाया। मैं इसलिए दुखी हूँ कि हम कुछ नया खा भी नहीं सकते। ये इस तरह से खेलते हैं। थोड़ा समय लो और इससे भी बदतर किसी भी चीज की कल्पना करो। जैसे बिल्कुल खाना ना मिलना। हाँ बिल्कुल। सोचो कि तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है। भले एक जैसा खाना है, लेकिन तुम्हें खाने को तो कुछ मिल रहा है ना। तुम भूखे तो नहीं हो ना? बिल्कुल सही कहा, मुझे अच्छा लग रहा है। पॉलियाना और जिमी ने खुशियों के खेल का आनंद लिया। पॉलियाना ने अगले 2 हफ्तों में गांव वालों को ये खुशियों का खेल सिखाया। हर कोई उसकी आशावादी सोच से चकित था। एक दोपहर पॉलियाना ने जिमी को अपनी मौसी से मिलाने का फैसला किया। मौसी, ये जिमी है। आपसे मिलके अच्छा लगा। पॉलियाना, मैंने तुम्हें आवारा जानवरों को घर लाने से मना किया था ना? लेकिन मैं आवारा नहीं हूँ। पॉलियाना की मौसी की बातों से जिमी को बहुत बुरा लगा। वो रोते हुए उस घर से तुरंत बाहर निकल गया। जिमी रुको। पॉलियाना जिमी के पीछे दौड़ी। सड़क पार करने से पहले जिमी ने दोनों तरफ देखा, लेकिन जल्दबाजी में पॉलियाना दोनों तरफ देखना भूल गई। वो जिमी के पीछे भागी और तभी कुछ भयानक घटित हुआ। दुर्घटना के बाद पॉलियाना ने काफी समय अस्पताल में बिताया। बिस्तर पर होते हुए भी पॉलियाना ने अपना रवैया बनाए रखा। उसने नर्स और डॉक्टरों को भी खुशियों का खेल सिखाया। वो सब मुस्कुराते और हंसते। बस उसकी मौसी ही एक थी जिसे ये खेल खेलना नहीं आता था। पॉलियाना, तुम ये खुशियों वाला रवैया कैसे बनाए रखती हो? तो खुशियों का खेल है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं आपको सिखा सकता हूँ। मिस्टर पेंडल्टन ने पॉलियाना की दुर्घटना के बारे में सुना और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी वो अस्पताल आए। तकरीबन 2 हफ्तों से ज्यादा वो पॉलियाना के पास ही उसकी मौसी और नैन्सी के साथ बैठे रहे। वो और पॉलियाना हर बात पर चर्चा करते थे और अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन उन्होंने पॉलियाना को एक रहस्य बताया। मैं तुम्हारी माँ को जानता था। सच में? हाँ, मुझे तुम में वही नजर आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
मेरे पास मेरी जरूरत से ज्यादा पैसा है। तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। तुम्हें फिर से चलने की हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं कभी मेरी मौसी को छोड़ पाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि कोई और है जिसे सच में आपकी मदद की जरूरत है। मिस्टर पेंडल्टन पॉलियाना से दूसरे दिन मिलने का वादा करके उस दिन निकल गए। पॉलियाना ने मिस्टर पेंडल्टन के प्रपोजल के बारे में अपनी मौसी को बताया। फिर मौसी और नैन्सी की आंखों में आंसू आ गए, ये जानकर कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। मैं अब समझ गई हूँ पॉलियाना, तुम बादल और बरसात से घिरी दुनिया में रोशनी की एक किरण हो। हम सभी तुमसे प्यार करते हैं। जिंदगी में खुशी की कला सिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल हमें खुशी देता है। मिस्टर पेंडल्टन ने अपने पैसे पॉलियाना को फिर से चलने में मदद करने वाले एक प्रोफेशनल फिजिशियन पर खर्च किए। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद पॉलियाना अपनी मौसी और नैन्सी के साथ घर वापस लौटी। मिस्टर पेंडल्टन जिमी से मिले और पॉलियाना से किए वादे के मुताबिक उन्होंने जिमी को असिस्टेंट के तौर पर काम पर रखा। जिमी ने उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने परिवार को ज्यादा पैसे देने में सक्षम हुआ। डियर मॉम एंड डैड, मुझे आपकी रोज याद आती है। मौसी अब जिंदगी के खूबसूरती की सराहना करना सीख चुकी है। जिमी और मिस्टर पेंडल्टन साथ में बहुत खुश हैं और मैं अब चल भी सकती हूँ। डेज़ी बिल्ली दुनिया की सबसे प्यारी पेट है और मुझे बहुत खुशी होती है। यह आपका एहसान है कि आपने मुझ में आशावादी और खुश रहने का जज्बा पैदा किया। अगर मैं अपनी चलने की क्षमता नहीं खोती तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि खुद के बल पर चलना कितना बड़ा आशीर्वाद है। सच्चे प्रेम के साथ आपकी बेटी पॉलियाना। समाप्त। एक समय की बात है जब परियों और राजाओं के जमाने में ट्यून नाम का एक स्वार्थी आदमी रहता था, जिसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था मोनो, क्योंकि उसकी एक ही आंख थी। दूसरी का नाम था स्टीरियो, क्योंकि वो साधारण थी। और तीसरी डॉल्बी, क्योंकि उसकी 3 आंखें थी। चूँकि दूसरी बहन दिखने में बहुत ही साधारण थी, इसलिए उसकी बहनें उसे दुत्कारती और पिताजी उसका द्वेष करते। उसे पहनने के लिए पुराने कपड़े दिए जाते, खाने में भी बचा हुआ खाना मिलता। एक बार हुआ यूं कि स्टीरियो को जंगल में उनकी बकरी की देखभाल करने के लिए जाना पड़ा और उसे बहुत भूख लगी, क्योंकि उसकी बहनों ने उसे बहुत ही कम खाना दिया था। वो एक पहाड़ी पर बैठ गई और रोने लगी। फिर वहाँ एक अच्छी जादूगरनी आई और उसने कहा, तुम रो क्यों रही हो स्टीरियो? क्योंकि आम लोगों की तरह मेरी 2 आंखें हैं, इसलिए मेरे पिताजी और मेरी बहनें मुझसे नफरत करते हैं और मुझे ठीक से खाना तक नहीं देते। आज मुझे इतना कम खाना मिला है कि मैं अब तक भूखी हूँ। मैं तुम्हारी बकरी को एक जादुई बकरी में बदल दूंगी। फिर हर बार जब भी तुम अपनी छोटी काली बकरी से कहोगी, छोटी सी बकरी खाना दो, भूख मेरी तुम मिटा दो, और तुरंत बकरी नाचने लगेगी और तुम्हारे सामने खाने से भरा टेबल प्रकट होगा, जिससे तुम जितना चाहे खा सकती हो। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तब तुम्हें कहना होगा, छोटी बकरी अब रुक जाओ, पेट भर गया, अब खाना लेकर जाओ। इतना कहकर जादूगरनी गायब हो गई और स्टीरियो गाने लगी, छोटी सी बकरी खाना दो, भूख मेरी तुम मिटा दो। और तुरंत ही काली बकरी नाचने लगी और स्वादिष्ट खाने और पकवानों से भरा एक टेबल सामने प्रकट हुआ। स्टीरियो खाने लगी और जब उसका पेट भर गया तब उसने कहा, छोटी बकरी अब रुक जाओ, पेट भर गया, खाना लेकर जाओ। और सब कुछ तुरंत गायब हो गया। शाम होते ही वो अपनी बकरियों के साथ घर गई और उसे एक मिट्टी की थाली दिखी जो उसकी बहनों ने उसके लिए छोड़ी थी, जिसमें उसका झूठा खाना था। उसने खाने को हाथ नहीं लगाया,
एक दो बार तो बहनों ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब तीसरे दिन भी उसने यही किया। तब वे चौंक गई और कहने लगी, टीरियों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसने 2 बार खाना वैसे ही छोड़ा है। उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। शायद उसे गुजारा करने का कोई दूसरा तरीका मिल गया है। इसलिए उन्होंने तय किया कि मोनो उसके साथ जाएगी और जब वो बकरियों को चरने के लिए छोड़ देगी तब मोनो ध्यान रखेगी कि कौन स्टीरियो के पास आता है और उसे खाना या पानी देता है। जब स्टीरियो निकलने वाली थी तब मोनो ने उसे कहा कि वो भी उसके साथ आएगी और देखेगी कि वो बकरियों का ठीक से ख्याल रखती है या नहीं। स्टीरियो को पता चल गया कि उसकी बहनें क्या सोच रही थी और वो बकरियों को बहुत अच्छे घास के पास ले गई और उसने कहा, आओ मोनो, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। मोनो बैठ गई, लेकिन धूप में इतनी देर चलने की वजह से वो बहुत थक चुकी थी। स्टीरियो अपनी बहन मोनो के गहरे नींद में जाने तक गाती रही। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, उसने टेबल मंगाया और खाना पीना पूरा कर लिया। जब मोनो की आंख खुली तब तक टेबल गायब हो चुका था और उसने अपनी बहन से कहा, चलो अब हम घर चलते हैं। फिर दोनों घर पहुंची और जब पिताजी ने देखा कि स्टीरियो ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया है, तब उन्होंने मोनो से पूछा कि उसने क्या देखा। मोनो ने कबूल किया कि वो तो सो गई थी। अगली सुबह पिताजी ने डॉल्बी को अपनी बहन स्टीरियो का पीछा करने के लिए कहा। इसलिए डॉल्बी ने अपनी बहन से कहा कि वो उसके साथ चलेगी, लेकिन स्टीरियो ने उसके इरादे समझ लिए और दोबारा वो बकरियों को सबसे बेहतरीन जगह पर घास खिलाने ले गई। फिर उसने अपनी बहन को बिठाया और गाने की इच्छा दर्शाई। डॉल्बी ने उसकी बात मान ली। स्टीरियो पहले की तरह गाने लगी। धीरे धीरे डॉल्बी ने अपनी 2 आंखें बंद कर ली और सो गई, लेकिन उसकी तीसरी आंख खुली थी। डॉल्बी ने चालाकी से उसे भी बंद कर दिया और सोने का बहाना किया, लेकिन वो देखती रही। स्टीरियो को लगा कि अब मैदान साफ है, इसलिए उसने जादुई शब्द कहना शुरू किया। डॉल्बी ने सब कुछ देख लिया और बाद में स्टीरियो ने आकर उसे जगाया और कहा, चलो अब घर चलते हैं। जब वे घर पहुंची तब डॉल्बी ने अपने पिताजी को बताया कि अब वो जानती है स्टीरियो क्यों बचा हुआ खाना नहीं खाती। फिर पिताजी ने गुस्से में आकर एक छुरा लिया और बकरी को मार दिया। जैसे ही स्टीरियो ने ये देखा तो वो दुखी होकर उसी जगह पर चली गई और बहुत रोई। अचानक से अच्छी जादूगरनी उसके सामने दोबारा प्रकट हुई और उसने रोने की वजह पूछी। उसने सब कुछ बता दिया। स्टीरियो, अपनी बहनों से हाथ जोड़कर उस बकरी के अंदरूनी हिस्से ले लो और घर के दरवाजे के सामने मिट्टी में उन्हें गाड़ दो और देखना तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। ऐसा कहकर वो गायब हो गई और स्टीरियो भी घर चली गई और उसने अपने बहनों से कहा, प्यारी बहनों, मुझे उस मरी हुई बकरी का कुछ हिस्सा दे दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अंदरूनी हिस्से दे दो। बहनों ने मूर्खता से उसे हिस्से दे दिए और उसने उन्हें चुपचाप दरवाजे के सामने दफना दिया। दूसरे दिन सुबह उनके घर के सामने एक बेहद खूबसूरत पेड़ दिखाई दिया, जिस पर चांदी के पत्ते थे और सोने के सेब टंगे हुए नजर आ रहे थे। पिताजी ने ये देखते ही मोनो को कुछ सेब तोड़ने के लिए कहा। मोनो पेड़ पर चढ़ी और उसने एक शाखा को सेब तोड़ने के लिए अपनी ओर खींचा, लेकिन वो शाखा उसके हाथों से बाहर निकल गई। जब भी वो उसे छूने की कोशिश करती, शाखा उससे दूर चली जाती। आखिर उसे थककर हार माननी ही पड़ी। फिर डॉल्बी ने भी वही किया, लेकिन उसे भी कुछ नहीं हासिल हुआ। आखिर पिताजी इतने बेसब्र हो गए कि वे खुद ही पेड़ पर चढ़े, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली और अपनी बेटियों की तरह वो भी हार गए। अब स्टीरियो ने कोशिश करने की ठानी, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ी और तुरंत उसके छूते ही सुनहरे सेब उसकी गोद में गिर पड़े और उसकी गोद सेबों से भर गई। पिताजी ने उससे सारे सेब छीन लिए। एक सुबह तीनों बहनें पेड़ के नीचे खड़ी थी। तभी दूर पर एक नौजवान सिपाही घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ आने लगा। दूर हटो स्टीरियो, ताकि हमें तुम्हारी वजह से शर्मिंदा न होना पड़े।
और उन्होंने उसे पास में पड़ी एक खाली टंकी में, जिसमें कुछ सुनहरे सेब भी थे, वहाँ छिपा दिया। जल्द ही सिपाही पेड़ के नजदीक आया और उस जादुई पेड़ की तारीफ करने के लिए रुक गया और उसने पूछा कि फिलहाल ये पेड़ किसका है, क्योंकि उसे उस पेड़ की एक शाखा चाहिए थी। मोनू और डॉल्बी ने जवाब दिया कि पेड़ उनका ही था और उन्होंने सिपाही के लिए एक शाखा खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे उन्हें छूती, शाखा और भी दूर चली जाती। बहुत ही अजीब बात है कि ये पेड़ आपका होकर भी आप उसके फल नहीं निकाल पा रही है। जब वे बात कर रहे थे, तभी स्टीरियो ने एक सुनहरा सेब टंकी के भीतर से बाहर छोड़ दिया, जो बिल्कुल सिपाही के पैरों को छू कर रुका। सेब देखते ही वो चौंक गया और पूछने लगा कि वो कहाँ से आया था। और मोनू और डॉल्बी ने कहा कि उनकी एक और बहन है, लेकिन उन्होंने उसे बाहर न आने के लिए धमकाया। लेकिन सिपाही ने खुद ही उसे अपने पास बुलाया। सुनो, तुम यहाँ आओ। और जल्द ही स्टीरियो टंकी से बाहर आई। सिपाही उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हुआ और उसने कहा, अरे वाह, तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, और हाँ, मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि यहाँ मैं भूख और प्यास से परेशान हूँ और सुबह से शाम तक दुखी रहती हूँ। तुम मुझे बचा लो, मुझे बचाओ। ये सुनते ही सिपाही ने स्टीरियो को अपने साथ घोड़े पर बिठाया और उसे अपने घर पिताजी के महल में ले गया, और उसके बाद उन्होंने शादी की, जो बहुत धूमधाम से हुई। वो पेड़ अब भी स्टीरियो का ही है और उसके सिवा कोई दूसरा उसे ना तो छू सकता है और न ही काट सकता है। कहानी पूरी हुई।